सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद हुआ है और कोई ऊपर आ रहा है। अक्सर ऐसा होता था जब बच्चे स्कूल होते थे और हस्बैंड काम पर और मैं कमरे में बैठी होती थी, तो मेरी नज़र उस कमरे पर पड़ती थी तो मुझे उस कमरे में एक साया बाकायदा तौर पर चलता हुआ नजर आता था, जैसे उस कमरे में टहल रहा। मुझे जब भी वो साया नजर आता तो मैं आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर और बच्चों पर फूंकती थी। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि मैं बच्चों को घर से लेकर भाग जाऊं, क्योंकि मेरे हाथ पांव बिल्कुल जवाब दे जाते थे। और फिर उसी तरह से करते करते एक दिन मेरी बहन रहने के लिए मेरे घर आ गई कि चलो कुछ दिन मैं रहने के लिए तुम्हारे पास आती हूँ। मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है, आ जाओ। वो आती है और हमारे कुछ दिन साथ गुजरते हैं। तो एक रात वो बैठकर फोन पर अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, मेरे उसी कमरे में। जब वो बात कर रही थी तो उसने भी उस कमरे में कुछ नोट किया, मगर उसने मुझे बताया नहीं। और उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद मैं फिर से छत पर जाकर बैठी। गर्मी बहुत ज्यादा थी, शाम का टाइम था, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान टंकी के पीछे से झुककर मुझे देख रहा है, मगर मैं उसको नजरअंदाज कर देती हूँ और फिर मुसलसल उसी तरह से होता रहा। जब मैं अपना सर नीचे कर लूं और काम में बिजी हो जाऊं तो मुझे लगे कि मुझे कोई देख रहा है, मगर जब मैं आंख उठाकर देखती तो वहां कुछ नहीं होता था। तो मैंने उसको नजरअंदाज किया और फिर मैं नीचे आ गई। तो एक दिन मैंने अपने बहन को फोन किया और कहा कि देखो मेरी बात सुनो, तुम हमारे घर आई थी और उस कमरे में जो मेरा बेडरूम है तुम वहां बैठकर बात करती रही हो। तो मुझे एक बात बताओ कि कहीं ये मेरे दिमाग का कोई वहम या फतूर तो नहीं है? तुमने उस घर में कुछ महसूस किया है? तो मेरी बहन एकदम से बड़ी सी सांस लेकर मुझे कहती है, हाँ अभी ऐसी ही बात है, लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहती थी। मेरे साथ भी वहां एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ है। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि कहीं आप डर ना जाए या फिर आप ये ना सोचें कि मेरी बहन आई है और वो मेरे घर को देखकर जल रही है या फिर वो मुझे डरा रही है। तो मैं उसे कहती हूँ कि नहीं, तुम मुझे बताओ, मुझे पता है तुम जो बात कर रही हो मैं उसको समझ रही हूँ, मुझे बताओ वो क्या बात है। तो मुझे कहती है कि रात को जब मैं बात कर रही थी तो मैंने देखा कि एक औरत जिसके बाल गोल्डन है और जिसने काला स्याह लिबास पहना हुआ है, वो किचन से कुछ बर्तन लेकर निकली है और मेरे पीछे से होकर वॉशरूम की तरफ चली गई है। तो मेरी जुबान बंद हो गई और मैंने उससे कहा कि क्या मतलब। वो फिर मुझसे कहती है कि मैं इस टाइम पे ये समझी कि शायद मैं फोन पर बात करें, तो मेरे दिमाग में इस तरह से कोई बात आ रही है जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और इसके बाद मैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुंह करके लेट गई हूँ। तो मैंने दोबारा देखा कि वही औरत गुजर के गई है और इसके बाद वो छत की तरफ चली गई है। जब मैंने अपनी बहन की ये बात सुनी तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई और ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि ये मेरे दिमाग का वहम नहीं है। जाहिर सी बात है कि वहम एक बंदे को हो सकता है, सबको तो नहीं। तो मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि यहाँ पर कुछ तो है जो हमारे साथ है और 24 घंटे हमारे साथ रहता है। जब मैंने अपने शौहर से ये बात की तो इसने कहा कि नहीं यार, तुम वहम कर रही हो, तुम परेशान हो, क्योंकि मर्दों की आदत होती है कि वो औरतों की इस तरह की बात पर जल्दी यकीन करते हैं। तो मेरे शौहर ने भी मेरे बात पर यकीन नहीं किया। फिर उसी तरह से एक दिन मेरी वालिदा मेरे घर आती है। मैंने उस दिन कुछ कपड़े धोकर छत पर लटकाए हुए थे। मैंने अपनी वालिदा के लिए खाना वगैरह बनाया, मेरी भाभी भी उनके साथ थी। तो मैं अपनी वालिदा से कहती हूँ कि आंधी चल रही है, आप लोग बैठे हैं और मैं छत से कपड़े उतार कर आती हूँ। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप मेरे साथ छत पर चलें, मैं कपड़े उतार कर आती हूँ। वो उठे और जूते पहनने के लिए साइड पर गए और मैंने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा और जब मैं छत की तरफ देखती हूँ तो वहां पर उधेड़ उम्र की एक बूढ़ी औरत थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और वह झुककर सीढ़ियों के अंदर देख रही थी।
जब मैंने उसे देखा तो मेरी बेतहाशा चीखें निकली और मैंने अपने हस्बैंड को आवाज दी कि इधर आए, देखें छत पर कौन है। तो वो भाग कर आए और मैं दूसरी तरफ देखकर जब फिर उस तरफ देखती हूँ तो वहां पर कुछ भी नहीं था। वहां पर सिर्फ चंद कपड़े ही गिरे हुए थे और मुझे कहते हैं कि तुम्हें वहम हुआ होगा, तुमने कपड़े देखे हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो कोई औरत थी और पूरी एक उधेड़ उम्र औरत थी। वो औरत कमजोर नहीं थी, काफी सेहतमंद थी। कुछ दिनों तक ये बात भी मेरे जहन से निकल गई। मैंने अपने शौहर और बहन से भी ये बात की कि मगर उन्होंने भी मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर ये होने लग गया कि जब हम लोग सो रहे होते थे तो सुबह सुबह हमारे ओवन के जो बटन होते थे बहुत ज्यादा बुझना शुरू हो जाते थे। आपको तो पता हो कि माइक्रोवेव में कोई चीज गर्म करने के बाद उसकी एक जो टून होती है वो मुसलसल बजती थी। इसके बाद किचन में जो कैबिनेट थे वो खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे। मेरे बच्चे भी नोट करते थे और कहते थे कि मम्मा किचन में कोई है। मैं बच्चों से पूछती थी कि क्या आप लोगों में से किसी ने ओवन ऑन किया है? तो वो कहते थे कि नहीं मम्मा, हम लोगों ने तो ऑन नहीं किया। और अदनान भाई, उस घर में हमारा बिजली का बिल इतना ज्यादा आता था जैसे वहां पर कोई 6-7 फैमिलीज रहती हैं। तो फिर उसी तरह से कुछ दिन और गुजर गए। मैंने आपसे जिक्र किया था कि मेरी बड़ी बेटी 15 साल की, मगर वो काफी बहादुर है। तो एक दिन बाहर टीवी लाउंज में बैठकर टीवी देख रही थी और एकदम से वो भागती हुई कमरे में आती है और कहती है कि अभी मैं वहां पर बैठी हुई थी तो किसी ने मुझे पीछे से पकड़कर झिंझोड़ा। तो मैं उसे कहती हूँ कि नहीं बेटा, आपका वहम होगा। वो कहती है कि नहीं मम्मा, मैंने खुद महसूस किया है कि किसी ने मुझे जोर से झिंझोड़ा। फिर मैं उसे कहती हूँ कि ठीक है, तुम कमरे में आकर बैठ जाओ और बाहर मत जाना जब तक मैं नहीं जाती। मैं बाहर जाऊंगी तो तुम भी चली जाना। तो वो मेरे साथ कमरे में ही बैठ जाती है। 2-3 दिन मजीद गुजरे कि मेरे छोटे बच्चे अपने बाबा के साथ बाहर चले गए तो मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ बैठकर मोबाइल पर कुछ फनी वीडियो देख रही थी। तो इतने में मुझे ऐसा लगा जैसे कि बेड के पास मेरा छोटा बेटा खेल रहा। तो मैं बेटी से कहती हूँ कि क्या बाबा छोटे भाई को लेकर नहीं गए? तो वो मुझे कहती है कि बाबा इसे साथ लेकर गए। तो मैं उसे कहती हूँ कि अच्छा ठीक है। और जब मैं उठकर वहां देखती हूँ तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा, क्या तुमने कुछ महसूस किया है कि कोई बच्चा हमारे कमरे में बेड की तरफ बैठकर खेल रहा है? वो कहती है कि मम्मा, मुझे भी काफी देर से ऐसी सोच पे थी कि छोटा भाई बैठकर खेल रहा है, लेकिन मम्मा भाई तो बाबा के साथ गया। तो मैं एकदम से परेशान होकर अपने शौहर को कॉल करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि अब जहां भी हैं बस जल्दी से घर आ जाए। घर आते हैं तो पूछती हैं कि क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं उनसे कहती हूँ कि आप मेरा यकीन करें, मैं पिछले 1.5 घंटे से महसूस कर रही हूँ कि हमारे बेड के पास पाँव की तरफ कोई बच्चा बैठकर खेल रहा है। मुझे नजर नहीं आ रहा मगर नीचे कोई बच्चा बैठकर खिलौनों के साथ खेल रहा है। उसकी आवाज भी मैंने सुनी है और हमारी बेटी ने भी वो आवाज सुनी है। अब यहाँ पर इन्हें भी थोड़ा सा शक हो गया कि कुछ है जो मेरे बच्चों को परेशान कर रहा है, मगर वो इस चीज को अपने सर पर सवार नहीं कर रहे थे। वो कहते थे कि तुम इस चीज को अपने दिमाग पर सवार न करो और इस घर में इजी रहो, कुछ भी नहीं है, बस आयतल कुर्सी पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इसी तरह से करती रही और फिर एक दिन मेरे सारे बच्चे स्कूल चले गए। हस्बैंड काम पर थे। मेरा जो बड़ा बेटा है वो हिफ्ज कर रहा था और मदरसे में पढ़ता था। मैं अकेली ही दोनों छोटे बच्चों को लेकर बैठी हूँ और मैं सामने देखती हूँ जो मेरा बेडरूम है उसके साथ जो फ्रिज पड़ी है, तो उस बेडरूम के अंदर से एक अक्स उस फ्रिज के ऊपर पड़ रहा है जो कभी एक तरफ जा रहा है तो कभी दूसरी तरफ। कोई इंसान है जो मुसलसल कमरे में टहल रहा। अब यकीन करें कि मेरा दिल मेरी मुट्ठी में आ गया और मैं रोने लग गई। इतने में मेरे बेटे ने घर के बेल बजाई तो मैं दोनों बच्चों को उठाती हूँ, नीचे जाती हूँ और दरवाजा खोलकर ऊपर आ जाती हूँ। मैंने आकर रोना शुरू कर दिया तो मेरा बेटा मुझे कहता है, मम्मा क्या हुआ है? मैं अपने बच्चों को
अपना दोस्त समझती हूँ। मैंने हमेशा अपने बच्चों के साथ अपना हर दुख सुख शेयर किया, तो माशाल्लाह से अल्लाह मेरे बच्चों को जिंदगी दे। मेरे बच्चे काफ़ी समझदार हैं। वो बार बार मुझसे पूछता है कि मम्मा क्या हुआ, तो मैं उसे कहती हूँ कि बेटा कुछ नहीं हुआ। मैं उसे बिठाती हूँ और फिर एकदम से ज़ारों कतार रोना शुरू हो जाती हूँ और रोते हुए कहती हूँ कि तुम जो कोई भी हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मैं खुद इस कोशिश में हूँ कि ये घर छोड़ दें। अगर हमारी वजह से तुम परेशान हो तो हम चले जाएंगे, मगर मुझे परेशान मत करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम हमें तंग ना करो। यकीन करें अदनान भाई, जब मैं ये बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे वॉशरूम के साथ जो खिड़कियां बनी हुई हैं, कोई वहां पर खड़ा हुआ और मेरी बात सुन रहा है और हंस रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद नीचे दरवाज़ा खुला और मेरी बहन ऊपर आई। मैंने देखा कि मैं तो दरवाज़ा बंद करके आई थी, ये दरवाज़ा खुला हुआ कैसे है। मैं थोड़ा परेशान हो गई। फिर मेरी बहन ऊपर आती है, मुझसे मिलती है और इसके साथ इसकी 2 बेटियां भी थी। वो मुझसे पूछती कि क्या हुआ है, क्यों चुप बैठी हो। थोड़ी देर बाद मैं उसे सारी कहानी बता देती, कहती हूँ कि चलो ठीक है, जब तक तुम्हारे साथ ये मसला है और तुम लोगों को घर नहीं मिल जाता तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं अपने शौहर को भी बुला लेती हूँ, तो हम लोग भी तुम्हारे साथ यहाँ रहते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ हुई तो बंदों के ज़्यादा होने की वजह से इसका असर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि चलो मेरी बहन आ गई है, इसका शौहर भी आ जाएगा, तो अब घर पे मर्द हो जाएंगे। और फिर एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ कि मेरा जो सबसे छोटा बेटा अचानक से उसका यूरिन बंद हो गया और उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लग गई। उस टाइम मेरे शौहर घर पर नहीं थे, मेरी बहन और मेरा बहनोई थे। तो मेरे बच्चे को जल्दी से लेकर अस्पताल जाती हूँ। डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर सारे टेस्ट करता है और फिर डॉक्टर कहता है कि आपके बच्चे के सारे टेस्ट क्लियर हैं, मगर हमें समझ नहीं आ रही कि इसका यूरिन क्यों बंद हो गया है। मैं आपको बताती चलूं कि मैं अपने बेटे को लेकर इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल तक गई। वहां पर भी मैंने उसका सारा चेकअप करवाया, सारे टेस्ट करवाए, लेकिन उसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, बच्चे को कुछ भी नहीं था। तो मैं अपना सर पकड़ लेती हूँ और घर आकर अपने शौहर से कहती हूँ कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस घर से निकल जाओ। इस घर में जो कुछ भी है वो आहिस्ता आहिस्ता हमें तकलीफ पहुंचाने लग गया। देखो मेरे बेटे की तबीयत कैसी हो गई। तो मेरे शौहर कहते हैं कि चलो मैं इसे किसी आलिम के पास लेकर जाता हूँ और दिखाता हूँ